नमस्कार, मैं बलजीत ढाका आप सभी का इस इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन में करने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन होने वाली है। इसमें 50 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे हम लोग। और ये सारे क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपने पहली बार नए क्वेश्चन के रूप में देखने की कोशिश करेंगे इसको। तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पेन निकालकर बड़े ध्यान से कंसंट्रेट होकर, माइंड को कंसंट्रेट करते हुए इस प्रेजेंटेशन को इसके साथ साथ में क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जिससे कि आप समझ पाए कि कहाँ कहाँ पे आपका वीकनेस है और कैसे चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है। वो तभी होगा जब आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Supreme Court has declared right to decent environment including pollution free water as part of Article 21। क्या ये बात सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट है इसको आर्टिकल 21 मतलब कि जो लाइफ से रिलेटेड है आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, उसको फंडामेंटल राइट मानना है कि आप एक अच्छा इन्वायरमेंट आपके पास होना, पोल्यूशन फ्री। दूसरा है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द adjudication of any dispute with respect to the use, distribution and control of water of any interstate river and river valley। क्या बात सही है कि संसद के पास में अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद का न्यायिक निर्णय प्रदान कर सकती है। क्या मतलब इस पे क्या कोई ठोस कदम उठा सकती है? क्या ठोस कानून बना सकती है? कानून बनाकर किसी समस्या का समाधान कर सकती है क्या, अगर विभिन्न नदियों के बीच में कोई पानी से रिलेटेड झंझट है तो? तीसरा है क्या पार्लियामेंट के पास पावर है? दूसरी स्टेटमेंट ये थी। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स, वाटर सप्लाईज, इरिगेशन एंड कैनाल्स कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। क्या यह बात सही है? ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि क्या यूनियन जो लिस्ट है उसके अंतर्गत आती है ये चीजें? इंटरस्टेट रिवर है, कैनाल बनाना, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, क्या ऐसा है? तो ये तीन स्टेटमेंट आपको बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, जो पहली स्टेटमेंट है ये बात बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल राइट है इससे, इसके मामले में दो बहुत सारे फैसले हुए हैं वैसे, लेकिन जब ये दिवाली पे आता है मामला, पटाखों वाला, पॉल्यूशन वाला, ये और जो बहुत सारे कुछ साल पहले दिल्ली में जो फैक्ट्रियां चल रही थी, इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ऐतिहासिक फैसला था कि हमें इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए फंडामेंटल राइट के रूप में इसको शामिल करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट है, इसके पास में ये पावर है इस मुद्दों को निपटाने के लिए, वो काम चाहे तो कानून बना सकती है इस पर। तीसरा मामला कि जो इंटरस्टेट है वो तो यूनियन, इंटरस्टेट रिवर का जो मामला है वो तो है यूनियन लिस्ट में, और जो वाटर सप्लाई, इरिगेशन और कैनाल है वो आता है स्टेट लिस्ट में। तो इसका मतलब ये यूनियन लिस्ट में दिया हुआ, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई है। क्वेश्चन भी आ सकता है सीधा, कई एग्जाम में आया कि कैनाल है वो किसके अंतर्गत आता है, इरिगेशन और कैनाल है वो कौन सी लिस्ट में आता है? तो स्टेट लिस्ट में आता है वो, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन इंटरस्टेट रिवर्स का मामला है वो केंद्र के पास में है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट है इसका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है। अगर किसी बच्चे का गलत भी हो रहा है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं कई बीच बीच में, और ये ज्यादातर उन्हीं स्टूडेंट को आएंगे जो कि अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा है या जिसके अंदर समझने की, सीखने की पेशेंस है। उन बच्चों को नहीं आएगा कि या तो वो छोटे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या क्या है कि वो आसान आसान चीजों में खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कि विपक्ष का नेता, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि विपक्ष का नेता से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ये है कि पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन रिसीव्ड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन थ्रू द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट बना था 1977 में, और वो था सैलरी और अलाउंस रिलेटेड, उसमें जिक्र था लीडर ऑफ अपोजिशन का भी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है इसके ऊपर है कि उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली थी, मतलब कि ये कानून के तहत है, विपक्ष का नेता होता है। पहली स्टेटमेंट तो ये। अब दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन नो पार्टी इन लोकसभा सिक्योर रिक्वायर्ड सीट टू फॉर्म एन अपोजिशन पार्टी एंड टू डेजिग्नेट अ लीडर ऑफ अपोजिशन, द मैटर इज देन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या ऐसा है कि अगर किसी पार्टी को
जितने 10% सीटें चाहिए होती है, जितनी पूरी टोटल संख्या होती है, अगर ये 10% सीटें न मिले तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा? ये बात सही है क्या? तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कानून में है कि ये कानून के मुताबिक ही बन सकता है, और उसमें फिर कानून में फैसला करेगा, मतलब उसको पूरा पावर है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है, अगर वो कानून में फिट बैठ रहे तो प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट दूसरी ये गलत होगी, और पहली क्या है कि स्टेटमेंट 1 है करेक्ट है। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर है। चलो हिम्मत करो आंसर देने की। अगर किसी को दिक्कत है समझने में तो फिर आप पीडीएफ भी पूरा पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया गया है कि क्या है पूरा ये मामला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कमेटी वाज फर्स्ट सेटअप इन 1911 अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। क्या ये बात सही है कि इंडिया एक्ट 1909 के तहत ये कमेटी बनी थी, पीएससी कमेटी? इसका जिक्र पहले भी आ चुका है हमारे क्वेश्चन में जो हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? दूसरा है कि मेंबर्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या इस तरीके से ये बात भी काफी जगह आ चुकी है, हर कमेटी में ही इस तरह की बातें आती है। तो क्या मेंबर है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा ही बंदे चुने जाते हैं, इसके मेंबर चुने जाते हैं? तीसरी स्टेटमेंट है इट इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट, कि ये जो रोक लगा सकती है एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपार्टमेंट की है, क्या इसके पास ऐसी कोई पावर है? खर्चों पे, डिपार्टमेंट्स के खर्चों पे रोक लगाने की पावर इस कमेटी के पास है क्या, या सिर्फ ये रिव्यू करती है? ओनली द पार्लियामेंट कैन टेक ए फाइनल डिसीजन ओनली इट्स फाइंडिंग। इसकी जो फाइंडिंग है, इसकी जो रिकमेंडेशन है, पार्लियामेंट है वहां पे फैसला होगा, पार्लियामेंट में फैसला होगा कि इसकी रिकमेंडेशन का करना क्या है। तो ये 3-4 स्टेटमेंट आपके सामने, बताओ कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? ठीक है, तो इसका आंसर है ना वो बी हो जाएगा। ये बात ठीक है कि पार्लियामेंट ही इसका फाइनल डिसीजन करेगी, वो सिर्फ रिकमेंडेशन करती है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, इस तरह से पावर नहीं है डिसअलाउंस करने, रोकने की पावर नहीं है उसके पास में। पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है सब कुछ। अगर लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है तो वो पास है, इसका मतलब फाइनेंस से रिलेटेड मामले में। मेंबर्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ये बात भी सही है कि मेंबर होते हैं, सारी कमेटियों के मेंबर ऐसे इलेक्ट होते हैं। अब आ जाता है पहले क्वेश्चन के, पहली स्टेटमेंट के ऊपर। ये 1909 नहीं है, 1919 है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट क्या गलत हो गई है फिर। तो दूसरी और चौथी ठीक है स्टेटमेंट, बाकी गलत है, बाकी गलत है। ये कमेटी 1921 में बनी थी। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं, पीएससी कब बनी थी, तो 1921 में बनी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैंक्रोसेक्ट। सैंक्रोसेक्ट का मतलब प्योर 100% फंडामेंटल राइट है क्या, या रिस्ट्रिक्टेड पावर है इसका, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। कहने का मतलब एब्सोल्यूट नहीं है क्या? ये बात सही है क्या कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है? फंडामेंटल राइट्स प्रमोट दैट आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो फंडामेंटल राइट उसको आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, मतलब आपको पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड करते हैं। 6 rights guaranteed by Article 19 can be suspended when emergency is declared on the ground of external aggression and armed rebellion। कि अगर आर्म्ड रेबेलियन हो गया या एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स दिए गए हैं आपको वो सस्पेंड हो जाएंगे। और चौथी स्टेटमेंट है कि लॉ मेड टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कि फंडामेंटल राइट है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार वो सिर्फ पार्लियामेंट को है, राज्यों की विधानसभाओं को नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि फंडामेंटल राइट है वो केंद्र का विषय है, पार्लियामेंट बना सकती है उसके ऊपर। और ये भी है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये बात भी स्टेटमेंट सही होगी। अब हमसे पूछा गलत कौन सी है, तो गलत कौन सी अब आगे आ जाता है सी में और बी में। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके जरिए क्या है, राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप सरकार के खिलाफ है वो लड़ सकते हो। जो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आगे बढ़ाता है, और ये क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बढ़ाता है। तो इसका मतलब कि 6 राइट है ना, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल अग्रेशन होता तो सही है। इंटरनल जो डिस्टर्बेंस होती है, आर्म रेबेलियन होता है इंटरनल वजह की वजह से,
इमरजेंसी लगती है तो ये राइट सस्पेंड नहीं होते, सिर्फ तभी होते हैं जब एक्सटर्नल अग्रेशन हो। तो इस वजह से ये गलत हो गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या हुआ इसका? इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर? निम्नलिखित में से कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है गवर्नर बनने के लिए? एसेंशियल नहीं है, ठीक है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या ये एसेंशियल है? हमने पूछा एसेंशियल नहीं है, तो ये एसेंशियल है या नहीं है बताना आपको। ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड, क्या यह बात सत्य है कि जिस राज्य में गवर्नर बनाया जाएगा उसका वो मूल निवासी होना चाहिए? डोमिसाइल का मतलब उसका वहां का निवासी होना चाहिए। जैसे कोई हरियाणा का गवर्नर बनाया जाता है तो हरियाणा का निवासी होना चाहिए वो गवर्नर, क्या ऐसा है? ठीक है। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एज, 35 साल का उसकी उम्र हो जानी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य उस टाइम में न हो जब वो गवर्नर बने, ठीक है। तो पूछा है कि कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये वाली एसेंशियल नहीं है, कौन सी? बी वाली, वो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, मतलब ये चाहिए नहीं। भारत का नागरिक होना और 35 साल की उम्र ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। और इसके अलावा जो प्रोविजनल है, मतलब जिसका की कन्वेंशन है उसमें क्या आता है कि वो बाहरी होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करे। लेकिन ये कई बार दोनों ही मामले हैं ना, वो उस पर गड़बड़ हो जाती है, वायलेशन हो जाता है इसका, क्योंकि कन्वेंशन है, संविधान में नहीं है ये बात। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सिलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा। सिलेक्ट कमेटी क्या होती है? जैसे कि विपक्ष की मांग थी कि सीए को मामले को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देते हैं, तो सिलेक्ट कमेटी एक टाइप से ये एडॉक कमेटी होती है जो किसी स्पेसिफिक मामले पे अपनी राय देती है, वो परमानेंट नहीं होती है। पीएससी वगैरह तो परमानेंट कमेटी थी। सिलेक्ट कमेटी, जैसे सीए पे विपक्ष ने बोला कि ये मामले को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजो बजाय कि राज्यसभा में पास करवाने के, जिससे कि पूरी डिस्कशन इसके ऊपर हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने बंदे होते हैं इसमें, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है कि इसमें कोई फिक्स नहीं है, कमेटी टू कमेटी है, वेरी करता है, कमेटी टू कमेटी वेरी करेगा, फिक्स नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। ग्रांट इन एड आर प्रोवाइडेड टू सच स्टेट एज आर इन द नीड ऑफ असिस्टेंस बाय द, ग्रांट इन एड मतलब अनुदान सहायता है राज्यों को प्रोवाइड की जाती है जो कि मुसीबत में, जो कि जिनको की जरूरत होती है सहायता की, ये किसकी रिकमेंडेशन द्वारा होती है? सच एज आर इन नीड ऑफ असिस्टेंस बाय द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिकमेंडेशन नहीं है, सॉरी, ग्रांट इन एड आर प्रोवाइडेड टू सच स्टेट्स एज आर नीड ऑफ असिस्टेंस बाय द। तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट। ये रिकमेंडेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं बात हो रही है, यहां पे ग्रांट वगैरह की पावर है ना, वो पार्लियामेंट से एक भी पैसा कहीं जाता है इधर उधर तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये आर्टिकल कौन सा इससे रिलेटेड? फिर आर्टिकल है 275, ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट such sums as parliament may by law provide shall be charged on the consolidated fund of India in each year as grant in aid of the revenue of such states as parliament may determine to be need or assistance and different sum may be fixed for different states। तो इस तरह की हालात हो, जैसे कि मान लो किसी में बाढ़ आ गई बहुत ज्यादा, उत्तराखंड में कोई दिक्कत आ गई है, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, या महाराष्ट्र में, गुजरात में भूकंप आ गए, तो ऐसी हालात के लिए स्पेशल असिस्टेंस की भी जरूरत हो सकती है। आर्टिकल 75 में ये अनुदान दिया जा सकता है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार आर नाउ नोन एज, पुराने जमाने में मतलब आजादी से पहले जब मध्य प्रदेश था उससे पहले उसको क्या बोलते थे? आंसर तो अपने आप ही हो गया कि मध्य प्रदेश, लिखा हुआ यहां पे सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है। आजादी के बाद 1947 में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे रियासत थे, कोई 5 किलोमीटर का, कोई 10 किलोमीटर का एरिया है किसी के पास, इन सारों को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस और बेरार बनाया गया। और वो संविधान में, जब संविधान अस्तित्व में आया 1950 में, तो नया राज्य न्यू इंडियन स्टेट कहलाया। क्या नाम था उसका? मध्य भारत। मध्य भारत उसको बोलते थे, किसको? ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार को। और उसके बाद फिर उसको मर्ज कर दिया किसके साथ में? मध्य प्रदेश में 1956 में मर्ज कर दिया गया। तो ये इसकी पूरी इसके पीछे स्टोरी है। ड्यूरिंग द टेम्परेरी अब्सेंस ऑफ ए गवर्नर,
ड्यूरिंग द टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ ए गवर्नर द डैश इज अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट एज गवर्नर। क्या लिखा हुआ यहां पे कि ड्यूरिंग द टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ ए गवर्नर, अगर गवर्नर नहीं है, कुछ समय के लिए गवर्नर नहीं है, बाई चांस क्या है कि गवर्नर है, बाई चांस खुदा ने खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, तो डैश इज अपॉइंटमेंट टू ऑफिशिएट एज गवर्नर। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन फिर गवर्नर की भूमिका है वो निभाएगा। चीफ सेक्रेटरी निभाएगा, स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली, चीफ चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर क्या है चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन आमतौर पे ये तो है संविधान में क्या है, लेकिन एक संविधान में दूसरा प्रोविजन भी दिया हुआ है जो कि बाद में जोड़ा गया अमेंडमेंट के बाद में। क्या है कि अगर एक से ज्यादा राज्य का भी एक आदमी गवर्नर हो सकता है, तो ऐसी जब हालात आते हैं तो जो उसको क्या होता है, किसी दूसरे राज्य के गवर्नर को एक्स्ट्रा कार्यभार दे दिया जाता है। लेकिन संविधान में क्या है कि अगर वो न किया जाए तो ये प्रोविजन है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट है, वो फिर इसका काम करेगा गवर्नर का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ क्लेम दैट कैन बी इंटरटेन्ड बाय ए लोक अदालत। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ क्लेम दैट कैन बी इंटरटेन्ड बाय लोक अदालत, मतलब कितने रुपए तक के दावों को लोक अदालत है उसमें सुनवाई हो सकती है। लोक अदालत की सुनवाई है, उसका दायरा कितना है, 5 लाख तक का दायरा है, 5 लाख तक के मामलों को सेटलमेंट कर सकती है, 10 तक को करती है, 20 तक को करती है, या कितना बड़ा मामला उसको भी लोक अदालत सेटल कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है 10 लाख तक के मामलों को लोक अदालत है वो सेटल कर सकती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट, आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने सुना हो इसका नाम, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं सुना हो। तो ग्राम न्यायालय एक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और बताना आपको कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, नीचे करेक्ट नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। ग्राम न्यायालय एक्ट है, आप पढ़ लीजिए, थोड़ा गूगल मारिए सर्च, इससे आपको कुछ और जानकारी मिलेगी लोक अदालत के बारे में, ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में। ये क्या है कि पिछले 10-15 साल के इनोवेशन है, जब बहुत सारे मुकदमे कोर्ट के पास में आए तो उनको सुलटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कुछ एक इनोवेशन की गई, जिसमें कि ग्राम न्यायालय एक्ट भी पार्लियामेंट के जरिए पास किया गया, जिससे कि ग्राम स्तर पर निपटारे जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो अब ये क्वेश्चन ये बन रहा है फिर कि यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी शैल बी अपॉइंटेड बाय द ग्राम पंचायत विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा या उसका पीठासीन अधिकारी होगा, न्याय करने वाला अधिकारी होगा, वो ग्राम पंचायत अपॉइंट करेगी, किससे? स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ऐसा पावर होनी चाहिए ग्राम पंचायत के पास में? आप ये भी सोच सकते हैं खुद में। एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। कि सिविल केसेस सुनेंगे, क्रिमिनल केसेस के लिए फिर वो आपको जिला अदालत में जाना पड़ेगा। क्या ऐसा है? ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट ये है, एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविटीज एज मेडिएटर और कंसिलिएटर्स। कि एक्ट क्या बोलता है कि इसमें फास्ट न्यायालय हो, तो क्या लोकल सोशल एक्टिविस्ट है या मीडिएटर कंसिलिएटर है, उस तरह के समझौताकार लोगों की जरूरत है इसमें, क्या वो अलाउड है? तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है ए। क्या है? ये स्टेटमेंट सही है, इसमें समझौताकार तो आ सकते हैं, जो यहां के जो न्यायाधीश होंगे वो इस बात के लिए फैसिलिटेट करेंगे कि कोई ना कोई समझौता कराना, जिससे न्याय फटाफट हो जाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन सी है? ये तो सही है। अब ये दोनों गलत है। पूछा गलत कौन सी है? अब गलत क्यों है देखिए कि ये जो सिविल केसेस के साथ साथ में ग्राम न्यायालय वाले हैं ना, वो क्रिमिनल केसेस भी हैंडल करते हैं। तो ये बात इसलिए गलत होगी क्योंकि ये नोट क्रिमिनल आ गया ना, तो क्रिमिनल केसेस भी हैंडल करते हैं। और फिर है कि जो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो न्यायाधिकारी है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद करेगी। पॉइंट कहने का मतलब हाई कोर्ट की पूरी भूमिका होगी, स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ ठप्पा लगाएगी, जैसे गवर्नर ठप्पा लगाते हैं ना वैसे। तो इसका मतलब क्या है कि तो उल्टा हो गया, पंचायत का कोई रोल नहीं है इसमें अपॉइंट करने में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी और ये भी गलत है। पूछा गलत कौन सी है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये
जो ग्राम न्यायालय एक्ट है उसके बारे में काफी जानकारी इससे भी मिल गई होगी, और 2008 में आया था मामलों को ग्रास रूट तक लोगों तक न्याय देने के लिए, क्योंकि गांव के लोग ज्यादातर जा ही नहीं पाते हैं अपने न्याय के लिए बाहर, और खर्चा भी ज्यादा आ जाता है, तो वहीं के वहीं न्याय हो जाए तो ज्यादा बेटर है, इसलिए ये एक्ट है लाया गया था। हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री एन आईएएस ऑफिसर कैन एस्पायर फॉर, कि आईएएस ऑफिसर है सबसे बड़ी पोस्ट उसके लिए कौन सी हो सकती है, वो उसका ड्रीम आईएएस का कि मैं आखिर में इसमें रिटायर होऊंगा, तो वो कौन सी है? क्या वो गवर्नर ऑफ आरबीआई है, क्या है होम सेक्रेटरी बनना, फॉरेन सेक्रेटरी बनना, क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक आईएएस ऑफिसर के लिए। और अगर राज्य की बात करें, ये तो केंद्र का मामला आ गया ना, राज्य की बात करें तो राज्य की सबसे बड़ी पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ी आईएएस की पोस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हेयर सिस्टम? HARE हेयर सिस्टम किसको बोला जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, निम्नलिखित में चार है आपके पास में, तो जो हेयर सिस्टम है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, उसको बोला जाता है। वो आपको पता ही होगा, जैसे कि राज्यसभा का इलेक्शन होता है या राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उसमें मान लो 4 उम्मीदवार है, ठीक है। अब जो वोट डालेगा ना, उन चारों को प्रेफरेंस देगा, चारों को अपनी प्रेफरेंस देगा कि ये मेरा नंबर 1 पोजीशन है, मेरी इस पे नंबर 2 है, इस पे मैं 3rd मानता हूं, इसको 4th मानता हूं। तो ऐसे करके जो स्पेसिफिक मेजोरिटी होती है, आमतौर पे क्या है 50% से ज्यादा होती है इंडिया में, जब वो ले तो उसको विनर माना जाता है। मतलब कि एक एक बंदा बाहर जाता जाएगा और उसके वोट है दूसरों में ऐड होते जाएंगे जब तक कि 50% से ज्यादा जीतने वालों को वोट न मिल जाए। तो ये इस तरह का सिस्टम होता है। मैंने पूरी डिटेल में इसको समझाया है थ्योरी क्लासेस में। अगर ये कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि थ्योरी क्लास का भी समझ में आ जाए आपको। ये तो एमसीक्यू है, इसके साथ में थ्योरी भी जुड़ी हुई है कि ये मामला है क्या। हु डिफीटेड मिसेस गांधी इन 1977 लोकसभा इलेक्शन? 1977 में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इमरजेंसी खत्म होती है, इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करवाई। अब क्या विपक्ष पूरा का पूरा लामबंद था। इस केस में फिर उसके इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा कौन हुआ और उसकी क्या हालत हुई, क्या वो जीता हारा, क्या हुआ उसका, ठीक है, और पूरी ऑल इंडिया लेवल पे क्या पोजीशन रही। तो यहां पे जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है राजनारायण। नारायण थे, वो रायबरेली से 50,000 वोटों से संयुक्त कैंडिडेट के रूप में इंदिरा गांधी के खिलाफ जीते थे। आप बोल सकते हैं कि ये विपक्ष के लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि देखिए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी ज्यादातर लोग इंदिरा गांधी को पसंद कर रहे थे, क्योंकि इमरजेंसी वगैरह में लोगों को लगा कि ये जो लोग दूसरे कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में परेशानी कर रहे थे इसको। तो इस तरह की फीलिंग आई। और साउथ में तो इंदिरा गांधी जीतती तो बहुत मुश्किल से ही सरकार बना पाए थे, सारे इकट्ठे होने के बावजूद भी। जैसे कि आज के टाइम में अगर यूपी में मायावती भी, अखिलेश भी, सोनिया भी, राहुल भी, सारे इधर उधर के इकट्ठे हो जाए और मोदी को घेर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज द राइट टू फ्रेंचाइज इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसको वोट डालने का अधिकार नहीं? 18 साल से ऊपर सारे लोग वोट डाल सकते हैं, ये बात है, लेकिन फिर भी क्या है कि इफ एंड बट्स आ जाता है। तो वो कौन सा निम्नलिखित में से कौन है? फिर क्या महिलाओं को वोट, पादरी पुजारी जो मंदिर के वो होते हैं उनको वोट नहीं डाल सकते, अर्ध सरकारी सेवक, क्वासी गवर्नमेंट सर्वेंट्स वोट नहीं डाल सकते, या लूनेटिक्स जिसको पागल मनुष्य बोलते हैं, मतलब कि जो दिमाग की हालत से ठीक नहीं है वो वोट नहीं डाल सकते। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी, जिनको सजा हो गई हो ना और जो जेल में है, या फिर क्या जिनकी हालत ठीक नहीं है, मानसिक हालत, वो वोट नहीं डाल सकते, बाकी सारे लोग वोट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 916, ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया, इंडिया द फर्स्ट एम्बेसडर टू मॉस्को एंड एमेरिटस प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एट ऑक्सफोर्ड, दिस डिस्क्रिप्शन एमिनेंटली फिट्स। किसी एक महान हस्ती के बारे में कुछ शब्द है कि वो भारत की जो संवैधानिक सभा थी उसके सदस्य थे, पहले एम्बेसडर थे मॉस्को में, मतलब रशिया में, और वो जाने माने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहां प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे ईस्टर्न रिलीजन के ऊपर, डिफरेंट कंपैरेटिव स्टडी करते थे वो, और भारत में भी वो टीचर थे। तो आपको बताना कि इतनी वो महान हस्ती है निम्नलिखित में से कौन सी थी?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया कंप्राइज, कि जब पहली बार कैबिनेट बनी थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उसके साथ में और कितने, मतलब प्राइम मिनिस्टर के अलावा कैबिनेट में कितने मंत्री और थे, कितने मंत्री और थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है 13 थे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू जी को मिलाकर 14 टोटल बनते हैं। Who among the following propounded the theory of natural rights? किसने सबसे पहले या किसने ये थ्योरी है प्राकृतिक अधिकार कि एक आदमी का ये अधिकार तो है ही है, जैसे जीने का अधिकार होगा कि ये नेचुरल राइट है, लिबर्टी होगी, ये जीने का अधिकार है, मतलब नेचुरल राइट है। तो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को बाद में क्या भारत का आर्टिकल 21 में भी इंक्लूड किया गया। ये एक्चुअल में बेसिकली आया कहां से सिद्धांत कि नेचुरल राइट की बात हुई कहां से, ये थ्योरी आई कहां से? तो ये किसने दिया था? लोके ने ये दिया था। इसका राइट आंसर क्या है? लोके है, उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 17वीं शताब्दी में जॉन लोके थे, इन्होंने नेचुरल राइट्स के ऊपर काफी काम किया था, ठीक है, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लाइफ, लिबर्टी और स्टेट प्रॉपर्टी है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये फंडामेंटल राइट है, ये कभी भी सरेंडर नहीं हो सकते, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कोई वो नहीं बनाया जा सकता, हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये तो होते ही होते हैं, ये आप नहीं बोल सकते कि ये भी नहीं मिलेंगे आपको, ये नहीं मिलेंगे, ये तो है ही राइट, ठीक है। तो ये नेचुरली राइट है, इसने ये बोला। When an US प्रेसिडेंट डाइज इन ऑफिस, कि अगर मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो ऑफिस में किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी भूमिका में आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट है उनकी भूमिका में आ जाएंगे। तो बताना आपको कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो कितने समय तक रहेंगे, क्या 6 महीने के लिए रहेंगे कि 1 साल के लिए रहेंगे, 2 महीने के लिए रहेंगे, या क्या है कि बचे हुए टर्म, मान लो क्या है कि 4 साल का कार्यकाल है, 1 साल के बाद देहांत हो जाता है, तो क्या 3 साल के लिए रहेंगे, बाकी टर्म के लिए रहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है डी, बाकी के समय के लिए रहेंगे। जैसे इंडिया में, तो इंडिया में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति का देहांत होता है तो उस केस में उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं, और इस दौरान इलेक्शन होता है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी होता है, और फिर राष्ट्रपति नया आ जाएगा। यहां पे नया पुराना सिस्टम नहीं है, यहां तो क्या है कि उपराष्ट्रपति काम करेगा और बाकी टर्म काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान किसको मान्यता देता है? क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज को मान्यता देता है सिर्फ, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को मान्यता देता है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात होती है, या रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड इथनिक माइनॉरिटी की बात होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर है कि भारत के संविधान में अलग अलग आर्टिकल में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात होती है, कोई इथनिक माइनॉरिटी की बात नहीं होती। सी इसका आंसर है। और आर्टिकल 29, 30, 350A और 350B है, वहां पे ये कहीं कहीं जिक्र आया है, ठीक है, इस माइनॉरिटी का केस का। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बीइंग ऑफ ए बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इंडियन काउंसिल एक्ट, कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, वहां से स्टार्टिंग हो जाती है भारत में पार्लियामेंट सिस्टम की। क्या ये बात सही है कि 1861 है वो यहां बेस है, वहां से स्टार्ट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का होना? दूसरी बात, दूसरी स्टेटमेंट, चार्टर एक्ट 1833 रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैकाले कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, कि मैकाले कमेटी बैठती है इंडियन सिविल सर्विस के मामले पे चार्टर एक्ट 1833 की रिकमेंडेशन पे। क्या ऐसा है? 1833 की रिकमेंडेशन थी क्या कि मैकाले कमेटी अपॉइंटमेंट होगी, ऐसा कुछ? फिर है चार्टर एक्ट 1833 deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power. Governor General of India was given exclusive legislative power for the entire British India. क्या बोल रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 में सेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया गया, मुद्दा सेंट्रलाइजेशन पे है कि हम लोग सत्ता का केंद्रीकरण कर देते हैं, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको पूरी पावर होगी। गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनसे जो लेजिस्लेटिव पावर है वो छीन ली गई। ये क्या है? 1833 का चार्टर एक्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? और अब 3 स्टेटमेंट्स में आपको बतानी है कि बहुत सारे जिक्र कर दिया हमने एक्ट का, बताओ कि कौन कौन से स्टेटमेंट है ऊपर दी हुई है वो करेक्ट है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि सी इसका राइट आंसर होगा। यही स्टेटमेंट है, करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। जो बिगनिंग है पार्लियामेंट सिस्टम की इंडिया में, वो चार्टर एक्ट 1853 से फर्स्ट टाइम इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो अलग किए गए थे, और 6 नए मेंबर जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया वो ऐड कर दिए गए थे। 1853 में रिकमेंड किया गया था मैकाले कमेटी का सिविल सर्विस से रिलेटेड मामला, न कि 1833 में। ठीक है, तो इसलिए ये जो आंसर है वो सिर्फ और सी वाला करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत हो गए। बाकी क्या, ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, तो आप अपने जो थ्योरी चीज है उसके ऊपर दोबारा वर्क कर सकते हैं अगर आपके सामने ये चैलेंज आ गया है तो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, रट्टे मारने वाला जरूर था, लेकिन ये आमतौर पे आपको आना चाहिए। ठीक है, मैकाले कमेटी ये सब पता होना चाहिए। गवर्नर इज द ए डैश ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक राज्य में जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, गवर्नर क्या होता है उनका? गवर्नर उसका क्या होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गवर्नर इसका चांसलर होता है, कुलपति होता है, कुल अधिपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एडवोकेट जनरल इज एन, एडवोकेट जनरल का आपने क्वेश्चन आया है। आपने अटॉर्नी जनरल का नाम सुना होगा, आपने सॉलिसिटर जनरल का नाम सुना होगा, यहां पे एडवोकेट जनरल की बात आ रही है। तो ये क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है, यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है? क्या है इसमें, क्या है इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ए। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, राज्य का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, जो कि गवर्नमेंट की पैरवी करता है और विभिन्न कोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्ट कर ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल है इसका आंसर, ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल जुडिशियल काउंसिल इज हेडेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग। नेशनल जुडिशियल काउंसिल, इसका हेड है वो कौन होता है? ये नेशनल जुडिशियल काउंसिल बनाई गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उस पर करप्शन के केसेस आरोप लगते हैं, उन करप्शन के केसेस के आरोप को सुनने के लिए, सुनने के लिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसकी नेतृत्व मतलब वो कंप्लेंट सुनेंगे। ये कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द जजेस इंक्वायरी अमेंडमेंट बिल 2008 इन पार्लियामेंट फॉर सेटिंग ऑफ अ पैनल कोड नेशनल जुडिशियल काउंसिल हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट विल प्रोब इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन मिसकंडक्ट बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। Which of the following is not connected with the British political system? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है उससे संबंधित क्या नहीं है, उससे संबंधित है क्या नहीं है। क्वीन है, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, कैबिनेट और प्रेसिडेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वहां पे कैबिनेट है, चांसलर और क्वीन तीनों तो होता है, लेकिन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नहीं है। तो ऑब्वियसली जब क्वीन होगी वहां की, वहां पे मोनार्की है। मोनार्की का मतलब क्या होता है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो चुना हुआ नहीं है, वो वंश के अनुसार होता है। बेटा हो गया, फिर उसका बेटा हो गया, फिर उसका बेटा हो गया, तो वहां पे प्रेसिडेंट का मामला नहीं है। डी इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? है डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। क्या ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी जाती है, एडवाइस उन्होंने दी, तो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। फिर रिट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बोथ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, कि कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट जुडिक्शन है, रिट इश्यू कर सकता है वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह के ऊपर, तो वो ओरिजिनल भी है, मतलब बिना अपील वाली भी रिट इश्यू कर सकता है वो, और एक्सक्लूसिव राइट है उसके पास में। ठीक है, और कोई सुप्रीम कोर्ट के अलावा रिट इश्यू नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट है। तीसरी है कि पार्लियामेंट के नाइदर कर्टेल नॉर एक्सटेंड द जुडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि न तो कम कर सकता है और न ही नॉर एक्सटेंड बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट की पावर। बताना क्या है आपको? बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बता देना है आपको। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट है। तो देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट है ना, तीनों ही स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। देखें
ठीक है। तो पहली तो क्या है कि एडवाइस होती है सुप्रीम कोर्ट पे की राष्ट्रपति के ऊपर, वो बाइंडिंग नहीं है। राष्ट्रपति की मर्जी माने या नहीं माने, एक तो ये बात होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो रिट जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो हाई कोर्ट के साथ में, हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल, तो इसका मतलब हाई कोर्ट में भी रिट सुनी जा सकती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। पार्लियामेंट कैन नाइदर कर्टेल नोर एक्सटेंड द जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर है कम नहीं की जा सकती, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो तीनों स्टेटमेंट ये गलत है। Which of the following is not a consumer right as per the Consumer Protection Act 1986? आपको ये बताना है कि कंज्यूमर का कौन सा अधिकार है, वो नहीं है। कंज्यूमर का कौन सा अधिकार नहीं है, कौन सा राइट नहीं है। कंज्यूमर राइट किसमें कौन सा नहीं है? ठीक है। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब निवारण मांगने का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू नेगोशिएट। बताना कि आपको कंज्यूमर राइट कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है। तो बहुत ही मेरे ख्याल से क्या है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है कि कंज्यूमर का एक राइट है ना, वो राइट टू नेगोशिएट। ये कंज्यूमर राइट नहीं है, ये कंज्यूमर राइट नहीं है। जो एक्ट में लिखा हुआ कंज्यूमर राइट माना जाएगा। तो लिखा क्या फिर एक्ट में? आपको जो राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर में, राइट्स ऑफ कंज्यूमर में, वो ये वाले दिए गए हैं कि राइट टू सेफ्टी, आपका सेफ्टी का अधिकार है। ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी कोई चीज न आपको दे दे जिससे कि आपको नुकसान पहुंचा दे, तो इसलिए राइट टू सेफ्टी आपका एक राइट है उसके अंतर्गत। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड। ठीक है। राइट टू बी हर्ड। तो ये वाली सारी चीजें हैं आपके सामने। ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो किसी ने 270 रुपए लिख दिया फिक्स प्राइस है। ठीक है। तो अब ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो ये राइट है, आप कम करके दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब हंगामा क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। कईयों की आदत होती है, चेप हो जाते हैं सस्ते से सस्ता लेने जाने से, भले ही उसको कूड़ा दे दे, मतलब भले ही उसको नकली दे दे, आपकी चिपका दे, लेकिन आधा घंटा खुद का भी टाइम खराब और 1 घंटा सामने वाला का टाइम खराब कर देते हैं। तो वो वाला कंज्यूमर राइट हो नहीं सकता। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन अटेंड द कैबिनेट मीटिंग इन देयर ऑन राइट। राज्य का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन सा होता है? जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक इंडिपेंडेंट इंचार्ज होता है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। कैन अटेंड द कैबिनेट मीटिंग इन ऑन राइट, कि उसका अधिकार है कैबिनेट मीटिंग का अटेंड करना। कैन अटेंड कैबिनेट मीटिंग ओनली इफ ही इनवाइटेड टू अटेंड एनी पर्टिकुलर मीटिंग। अगर उसको बुलाया जाता है पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो वो अटेंड कर सकते हैं कैबिनेट मीटिंग्स को। कैन अटेंड कैबिनेट मीटिंग इफ दे चूज, अगर उसको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं जा सकता हूं, अपनी इच्छा है मेरी, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार चलेगी बात। कैन नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि किसी हालत में कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा सकता क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अगर मान लो उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है, उसको बुलाया जाता है, तो फिर वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, जिसका के नाम आजकल पुडुचेरी है, वाज सीडेड टू इंडिया बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। वाज सीडेड टू इंडिया मतलब भारत को कब सौंप दिया गया था? भारत को कब सौंपा गया था? पौंडीचेरी भारत का हिस्सा कब बनाया? क्वेश्चन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पौंडीचेरी के पास भी, जैसे ब्रिटिशर्स के पास में भारत के कई हिस्से थे, ऐसे छोटे छोटे हिस्से पौंडीचेरी ने भी कब्जे में ले रखे थे। मतलब यूरोपियन कंट्री का ख्वाब होता था कि मेरा इस पे कब्जा, मेरा इस पे कब्जा, मेरा इस पे कब्जा, कब्जा करने की आदत थी। तो बताना आपको कि इस कब्जे के चक्कर में कब्जा छुड़ाया कब, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1951 में, 1954 में ये छुड़ाया। जो फ्रेंच सेटलमेंट है पुडुचेरी में, वो 1816 में स्टेब्लिश हुई थी। 1816 में स्टेब्लिश हो गई थी। और इसकी टेरिटरी थी जैसे कि चंद्रनागौर वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ था। यनमिन आंध्र प्रदेश में भी इसकी कुछ टेरिटरी थी, उसके हिस्से थे, इसकी प्रॉपर्टी थी, आप ये बोल सकते हैं। फिर है केराकालिन तमिलनाडु में इसके हिस्से थे कुछ, और माहे इन केरला, मतलब इसकी कुछ एक टेरिटरी अलग अलग जगह पे अच्छी अच्छी चीजें उसने पकड़ रखी थी।
आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो उस टाइम में क्या हुआ कि चंद्रनगर है मर्ज कर दिया गया वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां पे प्लेबिसाइड हुआ। मतलब लोगों से पूछा गया किसके साथ जाना चाहते हो, तो लोगों ने बोला था हम तो भारत के साथ जाना चाहते हैं, क्यों अंग्रेजों ने बोला था जिसके जहां मर्जी वहां चले जाओ, तो इसको तो वहीं पकड़ लिया 1947 में। उसके बाद क्या है कि ये अलग थलग से पड़ गए थे, तो फ्रेंच है यहां से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके गए, तो कब गए, 1 नवंबर 1954 को, 1 नवंबर 1954 को। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय द, क्या क्वेश्चन है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है और उसका जो कार्यकाल है खत्म होने से पहले हटाना है, तो उससे रिलेटेड वो कैसे हटाया जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो बताइए बताइए फटाफट आपका क्या होगा इसका। क्या प्रेसिडेंट है उसकी रिकमेंडेशन से, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूपीएससी, क्या यूपीएससी की रिकमेंडेशन आएगी प्रेसिडेंट के पास है, फिर लोकसभा का स्पीकर हटेंगे, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा थ्रू रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जितने मेंबर्स हैं टोटल उसकी मेजोरिटी से पास हो जाए रेजोल्यूशन कि लोकसभा का स्पीकर ये नहीं चाहिए, तो वो हट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्शन एंड इलेक्शन कमीशन कैन टेक अगेंस्ट कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। दिल्ली के इलेक्शन हुए उससे भी आप इसको समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा अखबार वगैरह पढ़ने की आदत है, न्यूज वगैरह में मत्था मारने की आदत है, तो जो क्वेश्चन है थ्योरी के ना, थ्योरेटिकली के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, वरना समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी और जो कैंडिडेट है उसके पास में क्या क्या इलेक्शन कमीशन क्या क्या एक्शन उनके खिलाफ कर सकता है। पहला है कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बार कैंडिडेट और लीडर फ्रॉम कंपेनिंग फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, 2 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए। इस तरह से क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है उसको बार करने की कि कंपेन न करे। क्या ऐसा है? क्या आपने हाल फिलहाल में किसी नेता को सुना है कि उसको डिबार कर दिया कि भैया आपको 48 घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे के लिए कंपेन नहीं करनी। ठीक है, तो अगर आपने सुना है इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है वो गलत है, और अगर नहीं सुना है तो फिर ठीक होनी चाहिए। तो ये आपके विवेक पे छोड़ दिया। द EC monitors the adherence of political party and candidate to the model code of conduct। कि EC है, इलेक्शन कमीशन है, उसके पास पॉलिटिकल पार्टी और जो कैंडिडेट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब चुनाव आचार संहिता का पालन कर रही है नहीं कर रही है, उसको मॉनिटरिंग करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये पावर है उसके पास में। क्या ये सच बात है? क्या ये सच बात है? It can postpone election to any constituency, cancel an election already notified, but cannot abrogate or annul an election already held। कि अगर एक इलेक्शन मान लो डेट घोषित कर दी है, उसको चेंज करना है, डेट को, इलेक्शन को पोस्टपोन करना है, या इलेक्शन हो चुका है उसको दोबारा करवाना है, 4 सेंटर पे इलेक्शन हो गया है और बाद में चुनाव आयोग को मिलती है गड़बड़ी कि यहां पे गड़बड़ी हुई थी, लोगों ने शिकायत की, तो क्या वो दोबारा रद्द घोषित कर सकता है और इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं उस सेंटर पे। तो यहां पे बोल रहा है कि क्या इट कैन पोस्टपोन इलेक्शन, ये ऐसी चीजें पावर है इसके पास में। और बताना क्या आपको, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और एक चीज जरूर ध्यान रख लें आप, इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा, पहले तो ये बात देख लीजिए। एक तो क्या है कि इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। तो यहां पे इतना तो सही है कि यू पावर इतनी है, लेकिन आगे लिख दिया ना कि कैन नॉट एब्रोगेट और एनुअल इलेक्शन हेल्ड। तो कैन नॉट नहीं, ये कैन है कि ये पावर भी उसके पास होती है कि वहां इलेक्शन को वो रद्द घोषित, हटा सकता है, उसको रद्द घोषित कर सकता है। ठीक है, ऐसी पावर भी उसके पास बहुत सारे देखे हो आपने कि 4 नक्सल प्रभावित इलाके में 4 केंद्र पर जहां पे कि मतदान में गड़बड़ी पाई गई, ये हो गया, वहां पे उसको सेंटर को, मतदान केंद्र को कैंसिल कर दिया और दोबारा से उस पर वोटिंग होगी। तो इस तरह की बात सुनी होगी। तो ये कैन नॉट वाला फंडा होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। चलो जी, ये गलत हो गई है। ठीक है, ये गलत हो गई है। अब पहली गलत क्यों है कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बार, ये बार कर सकते हैं वो,
कैन नॉट बार नहीं, बार कर सकते हैं। बहुत सारे आप देखते होंगे उस नेता पर 24 घंटे, उस नेता पर 48 घंटे का लगा दिया इस तरह से। ये जो बीच वाला है ना, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि मॉनिटरिंग करने की पावर, हाँ मॉनिटरिंग तो करता ही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। तो दूसरी सही है, पहली और तीसरी गलत है। पूछा गलत कौन सी है, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो। द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज कर्नाटका इन द ईयर, कि कर्नाटका का पहले नाम था मैसूर। बताओ कर्नाटका इसको कब पड़ा, आपको बताना है कर्नाटका इसका नाम है, वो कब पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो 1973। ये बन गया था 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, बाद में इसका नाम चेंज हुआ था, पहले मैसूर था, अब कर्नाटका। आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ कैग इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट, इट एग्जामिन्ड बाय द, आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ द कैग इज लेड बिफोर पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट आ गई है, पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। अब इसके एग्जामिनेशन कौन करेगा, मतलब इसका रिव्यू कौन करेगा कि इस रिपोर्ट में क्या है, हमारी रिकमेंडेशन क्या होगी, इस तरह की बातें कौन करने वाला है। तो ये बताइए, इसका राइट आंसर है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसका रिव्यू करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 934, और क्या है क्वेश्चन में कि डैश इज नॉट कवर्ड बाय एनी जोनल काउंसिल। तो आपने जोनल काउंसिल के क्वेश्चन पहले भी देखे हैं इस पर्टिकुलर इस सीरीज में। आपको बताना है कि जोनल काउंसिल में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, फिर कौन से को जोनल काउंसिल के अंदर ही नहीं रखा गया और स्पेशल इन्वाइटी के रूप में रखा गया है, स्पेशल इन्वाइटी के रूप में रखा गया। जैसे भारत कई जगह पे जाता है स्पेशल इन्वाइटी के रूप में, मेंबर नहीं है लेकिन इन्वाइटी है। तो बताइए क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसको नहीं रखा गया है। इसके साथ में क्या है कि लक्षद्वीप है, इन दोनों ही को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 935 और दिया हुआ क्वेश्चन में सिविल प्रोसीडिंग में बी ब्रॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट बट ओनली इफ डैश मंथ नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड टू हिम। दो टाइप की प्रोसीडिंग हो सकती है, एक सिविल है एक क्रिमिनल है। तो यहां पे बात हो रही है सिविल की, कि राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई मुकदमा चले, दीवानी मुकदमा, दीवानी कार्रवाई चले, सिविल चले, डावरी से रिलेटेड है या फिर आप मतलब कोई और प्रॉपर्टी से मामला है उसका, तो ऐसे कोई मामला है प्रेसिडेंट के खिलाफ है सिविल प्रोसीडिंग वाला, तो बताओ कि कितने महीने का नोटिस उसको दिया जाना जरूरी है। ठीक है, तब जाकर उसके खिलाफ चल सकती है, वरना वो इम्यून है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2 महीने। ठीक है, 2 महीने। क्रिमिनल में कोई वो छूट नहीं है, सॉरी क्रिमिनल में राष्ट्रपति के खिलाफ है, वो इम्यून है, आप वो नहीं कर सकते, राष्ट्रपति के खिलाफ केस नहीं हो सकता, कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजनमेंट, सजा नहीं हो सकती उसको, एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से उनको छूट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये बताना है द सैलरी एज वेल एज पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जज इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट की जजेज की सैलरी और पेंशन है वो कहां से आती है। तो राइट इसका स्टेटमेंट 1 में बताया गया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट द्वारा होती है ना। तो हाई कोर्ट के जज है, उसकी सैलरी कौन देगा, फिर भारत सरकार देगी या फिर केंद्र स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो पहली स्टेटमेंट तो इसके ऊपर है। दूसरी स्टेटमेंट है जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर है अपने अधिकार से रिलेटेड कोई मामला है जो उसके स्टेट लिस्ट में आता है, उससे रिलेटेड कोई पावर अपने कोर्ट की करना चाहती है वो, और या फिर केंद्र है बढ़ा सकती है क्या, उसका जुरिडिक्शन बढ़ाया जा सकता है क्या। दूसरी स्टेटमेंट ये है। और तीसरी है रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिट सुनने का दायरा है और हाई कोर्ट का दायरा है, हाई कोर्ट का ज्यादा है क्या सुप्रीम कोर्ट से, मतलब हाई कोर्ट ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव है क्या उसका सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, क्या ऐसी बात भी है। तो तीसरी स्टेटमेंट ये है। बताना आपको कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर है। क्यों है ए राइट आंसर, देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाई कोर्ट क्या है कि लीगल, जैसे कि मान लो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अनाज नहीं मिला, मामला हाई कोर्ट में जा सकता है।
लेकिन वहां पे क्या मामला है, वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जा सकता है, जबकि हाईकोर्ट में दोनों तरीके से जा सकता है, लीगल वाले इश्यू और बाकी भी। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गई। दूसरी, पहली थी क्या कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, दोनों ही उनके पास, हाईकोर्ट हाईकोर्ट की पावर है, वो पार्लियामेंट भी बढ़ा सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बढ़ा सकती है। तो ये बात भी सही है। सैलरी है जो हाईकोर्ट की, वो देते हैं सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, और जो पेंशन होती है, ध्यान से सुनना, पेंशन है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से आएगी। तो इंडिया वाला पेंशन है और स्टेट वाला क्या है, सैलरी है। ठीक है, क्योंकि ये भी संभावना होती है ना, एक जज ने कई जगह पे काम किया होता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका रीजन है। तो इसका आंसर क्या है, ए इसका आंसर होगा। व्हाट इज द कॉमन टू मराठी एंड कोंकणी? कोंकणी और मराठी, ये आपने सुना होगा, ये आपने बात सुनी होगी, सीरीज में भी जिक्र आया है इसका। बताना कि आपको बोथ आर प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा, कि गोवा राज्य की दोनों मुख्य भाषाएं। बोथ नाउ फाइंड ए प्लेस इन द 8th शेड्यूल, कि दोनों ही आज के टाइम में वो 8th शेड्यूल में शामिल है। ओरिजिनली 8th शेड्यूल डिड नॉट इंक्लूड दीज लैंग्वेजेस, कि स्टार्टिंग में दोनों लैंग्वेज को शामिल नहीं किया गया था। बताना आपको कि कौन सी स्टेटमेंट, मतलब क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो 19, इसका राइट आंसर है ना, वो है डी, इसका राइट आंसर है। क्यों है डी, देखिए अब, क्योंकि जो गोवा है, आप पूरा समझ भी सकते हैं इसको, ठीक है। जो गोवा है वो स्टार्टिंग में पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे, उनका वो केंद्र था। वहां में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, जिसमें कि पुर्तगाली भी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती थी, जब तक कि गोवा लिबरेट नहीं हुआ। 1961 तक आप बोल सकते हैं। इनफैक्ट क्या है कि ओल्डर जनरेशन है आज के टाइम में पुर्तगाली बोलती है। मेन लैंग्वेज है गोवा में, वो है कोंकणी और मराठी। मराठी स्कूलों में बहुत बड़े स्तर पे पढ़ाई भी जाती है वहां पे, और लेकिन मराठी को 8th शेड्यूल में ओरिजिनली स्टार्टिंग में ही उसको शामिल कर लिया गया था, जबकि कोंकणी है वो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में शामिल हुई थी। तो गोवा में दोनों पढ़ाई जाती है, दोनों मुख्य भाषाएं हैं, 8th शेड्यूल में है दोनों आज के टाइम में, लेकिन पहले इसको मराठी को किया गया था। ठीक है, तो ये जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप आमतौर पे क्या होते हैं, ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, बोथ ए एंड बी वाले, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है जहां पे कि एक कोई बीच में फंसाई होती है, तो इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि संभावना उसी की होती है, संभावना उसकी होती है। क्योंकि देखो इस राज्य में दोनों ही मुख्य भाषाएं हैं, ठीक है। और 8th शेड्यूल में क्या है कि नाउ दोनों, अब एक शेड्यूल में दोनों को, स्टार्टिंग में दोनों नहीं थी ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। एक तो थी ना स्टार्टिंग में। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज हेल्ड, क्या है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की बात हो रही है, ज्वाइंट सिटिंग की हो रही है, संयुक्त सदन है, संयुक्त बैठक बुलाने की बात हो रही है यहां पे। तो क्या है कि व्हेन ए बिल पास बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अदर, क्या है, तब होती है कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, क्या तब होती है संयुक्त बैठक। पहली क्वेश्चन तो ये, पहली स्टेटमेंट तो ये। दूसरा है कि व्हेन देयर इज सम डिसएग्रीमेंट ओवर एनी प्रोविजन और अमेंडमेंट टू ए बिल, कि अगर एक अमेंडमेंट कर दिया तो उस पर डिसएग्रीमेंट हो गया, एक ने अमेंडमेंट कर दिया और दूसरा उसको मान नहीं रहा, कहने में थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो गया, आपस में लॉकडाउन हो गया, ठीक है। When a period of 6 months elapsed from the date of a receipt of a bill passed by one house without it is being passed by the other, कि एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने 6 महीने हो गए, गुजर गए, कुछ नहीं किया, मतलब कि ऐसे सिचुएशन में दोनों के बीच में एक लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, कुछ हो नहीं रहा है। तो ऑल ऑफ द बुक, क्या चारों स्टेटमेंट करेक्ट है तब होगी, ठीक है। तो इस तरह आपको आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि अगर इसमें कोई भी मामला फंस रहा हो ना, तो क्या है कि ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, तो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन, जो 3 दी हुई थी ना, कि अगर तीनों में से कोई नजर आए तो प्रेसिडेंट है फिर ज्वाइंट सिटिंग के लिए समन कर सकते हैं। When Mrs. Gandhi became Prime Minister in 1965, she was a member of, 1965 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो किसकी सदस्य थी, लोकसभा की थी, राज्यसभा की थी, या सदस्य ही नहीं थी,
क्या फंडा था उसके साथ में, आपको बताना है। क्या क्या ऐसा तो नहीं है कि सदस्य नहीं और बाद में सदस्य बनी हो। तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा। इसका राइट आंसर है राज्यसभा। और इनफैक्ट क्या है कि आप ये भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ पहले प्रधानमंत्री वो कौन थे जो कि राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो अभी तक 3 प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह, जो कि राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल किया उन्होंने। सैलरी एंड प्रीरिक्विजिट ऑफ enjoyed by the president of India are determined by the, किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? जब उनको तनख्वाह वगैरह या बाकी जो लाभ होते हैं राष्ट्रपति को मिलते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री बता देंगे इतनी तनख्वाह मिल रही है, या फिर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, कौन डिसाइड करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट में दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, ये बात कल क्वेश्चन में बताई थी मैंने पिछले सेशन में कि सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या डिसाइड होता है पार्लियामेंट में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। तो पहली बात तो क्या है कि उम्मीद करता हूं कि आपको यह पता है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड कमेटी होती है। जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं या रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में रखे जाते हैं, प्रस्ताव रखे जाते हैं या बिल होते हैं, उस पर एक कमेटी होती है। उस कमेटी के ऊपर क्वेश्चन है। प्राइवेट मेंबर बिल वो होते हैं जो कि मंत्री नहीं लाते, एमपी द्वारा लाए जाते हैं। जो एमपी सरकार की तरफ से हो या मतलब सत्ताधारी दल से हो या विपक्ष वाला एमपी हो। अगर कोई अपने इंडिविजुअल तौर पे अपनी कैपेसिटी पे कोई बिल ला रहा है या रेजोल्यूशन ला रहा है, और इन सारे जितने भी बिल है उनके ऊपर एक कमेटी होती है, उस कमेटी के बारे में क्वेश्चन है। तो क्या है कि कमेटी क्लासिफाइज बिल एंड अलोकेट्स टाइम फॉर डिस्कशन ऑन बिल्स एंड रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट है कि कमेटी है क्लासिफाई करता है बिल और अलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन बिल एंड रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर। कि कमेटी का एक तो ये काम है। दूसरा है दिस इज ए स्पेशल कमेटी ऑफ द लोकसभा ओनली, कि लोकसभा की कमेटी होती है, प्राइवेट मेंबर बिल है लोकसभा में आ सकते हैं। दूसरी ये बात है। तीसरी है लोकसभा इट इज चेयर्ड बाय द डिप्टी स्पीकर। इन लोकसभा इट इज चेयर्ड बाय डिप्टी स्पीकर, कि डिप्टी स्पीकर द्वारा ही ये कमेटी है वो चेयरमैन होते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन डिप्टी स्पीकर होते हैं। बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ये बिल है, कमेटी है उसको क्लासिफाई करती है कि इसको टाइम एलोकेट करती है, कब डिस्कशन होगी कब नहीं होगी, और ये लोकसभा से संबंधित कमेटी होती है। इस कमेटी के डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं। स्टेट गवर्नर हैज डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, नॉन डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और इमरजेंसी पावर। कौन सी करेक्ट है? राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या शक्तियां हैं राज्यपाल की। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पास में क्या शक्तियां हैं? ठीक है, तो आपको बताना क्या है, नो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ये शक्तियां नहीं होती, कूटनीतिक नहीं होती शक्तियां उसको, और नए इमरजेंसी पावर या मिलिट्री होती है। बाकी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, जुडिशियल है, ये पावर उसके पास में होती है, जो कि आमतौर पर राष्ट्रपति जैसी होती है। Until the year dash a no confidence motion was never moved in लोकसभा। कब तक कभी भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था? तो ये 1963 में पहली बार आया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिग्नेटरी कैन नॉट बी इम्पीच्ड। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा पद ऐसा है जिसपे कि महाअभियोग नहीं लगाया जा सकता। कौन सा पद ऐसा है कि महाअभियोग नहीं लगाया जा सकता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाअभियोग है वो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके इंपीचमेंट का यहां पे जरूरत नहीं है। इनको रिजोल्यूशन से ही और बाहर किया जा सकता है। 945 क्वेश्चन है, कैन द सुप्रीम कोर्ट सिट आउटसाइड दिल्ली। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक है, जो उसकी सीट है, दिल्ली से बाहर हो सकती है क्या? क्या दिल्ली से बाहर होने का प्रावधान है? क्या सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का जो मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में होगी? मान लो दिल्ली में कोई ऐसी आपातकाल सिचुएशन आ जाती है तो क्या होगा? क्या दिल्ली से बाहर नहीं बैठ सकती? तो यस, इसका आंसर है क्या कि यहां बैठ सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उसके पास पावर है।
ठीक है। विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि गवर्नर से संबंधित कुछ बातें हैं उसके ऊपर आपको नीचे है क्या है कि गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस। क्या ऐसा है गवर्नर के टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई फिक्स टर्म भी नहीं है, ऐसा है क्या? फिर गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डिनेंस इन ऑल द केसेस विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डिनेंसेस इन ऑल द केसेस, सभी केसेस में ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं विदाउट इन एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। मान लो वो बिल भी कोई इस तरह की सिचुएशन जो कि असेंबली ने गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने कोई ऊपर मामला भेजा, क्या इस तरह का कोई है प्रोविजन जहां पे ऑर्डिनेंस का बात आती है? गवर्नर कैन पार्डन ए डेथ सेंटेंस ओनली इफ ए स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब सच सेंटेंस, कि अगर राज्य ने कोई ऐसा कानून बनाया जहां पे डेथ सेंटेंस है, और क्या गवर्नर उसको माफ कर सकते हैं? क्या गवर्नर उसको माफ कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। गवर्नर माफ नहीं कर सकते, माफ सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, माफ सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई है। गवर्नर है वो इश्यू करेंगे ऑर्डिनेंसेस, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, प्रेसिडेंट इसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं, तो ये एक बी गलत हो गया। गवर्नर है वो सिक्योरिटी हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, ये बात सही है। वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो उनको हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोटिंग इन लोकल बॉडीज इलेक्शन इज कंपल्सरी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे की जो लोकल बॉडी होती है, मतलब कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन में कंपल्सरी, सबको वोट डालना कंपल्सरी है, सबको वोट डालना कंपल्सरी है। और ये बात है कहां पे? ये बात कहां पे है कि वोट डालना कंपल्सरी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गुजरात में कंपल्सरी है। ये 2009 में उन्होंने अपना एक कानून बनाया जिसके अंतर्गत भाई वो अगर आप पंचायतों में वोट डालिए, ऐसा नहीं वो पिकनिक बनाकर चले गए जिस दिन इलेक्शन है, ऐसा नहीं कर सकते। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस देयर डिसीजन टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 ऑन। ये जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलेगी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये कब घोषणा की, ये कब डिसीजन लिया? अनाउंस देयर डिसीजन, मतलब डिसीजन की घोषणा कब हुई? डिसीजन की घोषणा है वो कब हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो क्या आंसर है इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि 3 जून 1947 को। देखिए ये क्या है कि देखो 3 जून 1947 को यह फैसला हुआ था। अब इसको पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा देख सकते हैं कि 20 फरवरी 1947 का दिन है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम में क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर ये किया था कि ब्रिटिश रूल है इंडिया में खत्म होगा 30 जून 1948 को खत्म होगा। लेकिन भारत तो आजाद पहले ही हो गया था, तो इस दौरान कुछ और हुआ होगा पंडा। आफ्टर तो उन्होंने बोला था कि उसके बाद भारत को पावर दे दी जाएगी, भारतीय रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में हम लोग वहां से चले देकर पावर देकर उनको, और वापस चले जाएंगे हम अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर। इससे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नाराज हुआ और उन्होंने बड़े स्तर पे आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि भैया हमें तो अलग देश चाहिए, जिन्ना वाली बात हो रही है यहां पे। फिर दोबारा क्या होता है, 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि एनिक जो भी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को नहीं मानेगा, बनाए हुए संविधान को नहीं मानेगा, ठीक है, जो 1946 में बना है, वो उस पार्ट पे अप्लाई नहीं होगा, जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब बहुत बड़ा गेम खेल दिया, बहुत बड़ा कर दिया। ऐसे तो बहुत सारे बोल देंगे हम तो नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। तो ये वाली जो चीज आ गई ना, वो कब आई थी? 3 जून 1947 को। भाई जिसको नहीं मानना है ना संविधान मत माने, ये बोल दिया उन्होंने। और इसी दिन एक और घोषणा कर दी 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि भारत में उस टाइम में वाइस राय थे, और उन्होंने क्या बोला कि पार्टीशन प्लान भी रख दिया साथ में, जिसको कि माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, भारत पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े होना। प्लान है वो दोनों पार्टियों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ही स्वीकार कर लिया, और इमीडिएटली इफेक्ट से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया गया। और भारत फिर भारत क्या है कि आजाद होता है इसके तहत। तो मतलब ये फंडा पूरा गेम चेंज हो गया। तो बहुत कम सिचुएशन होती है कि ऐलान के से पहले कोई चीज हो जाए, और वो भी इतनी बड़ी, ठीक है।
विच लैंग्वेज वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज बाय द 21st अमेंडमेंट? क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस बाय द 21st अमेंडमेंट, कि किस विच लैंग्वेज वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज बाय 21st अमेंडमेंट? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है, राइट आंसर क्या है? वो है डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधी है लैंग्वेज वो 8वें शेड्यूल के मुताबिक 8वें शेड्यूल में 21वें अमेंडमेंट के मुताबिक 1967 में शामिल की गई थी। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है उसको 1992 में लाया गया था, 71वां संवैधानिक संशोधन। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट है 2003 है, उसमें लाया गया था। ठीक है, उसमें लाया गया था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऊपर आया है यहां पे प्राइवेट मेंबर बिल से। तो प्राइवेट मेंबर बिल है उसके ऊपर एक बार दोबारा आप थोड़ा गूगल भी सर्च कर लीजिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ गलती हुई है उस पर। और वो क्या है? प्राइवेट मेंबर बिल है। कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल हो सकता है, मतलब कोई भी ला सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। तो उस पर आप थोड़ी करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल है वो कोई भी ला सकता है, मतलब मंत्री नहीं होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो ज्यादा एजुकेटेड टाइप के या ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि वो लोग प्राइवेट मेंबर बिल है वो लाएं। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह वो लोग ला सकते हैं। जो एक प्राइवेट मेंबर बिल है जो बहुत ज्यादा फेमस था, वो था जो ये समलैंगिक अधिकारों से रिलेटेड। उसके ऊपर भी हमने इस सीरीज में बात की थी, उसमें हमने ये जिक्र किया था, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ पीछे गया है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। उस पहले वाले क्वेश्चन को, जो एलजीबीटी वाला क्वेश्चन है, उसके साथ में आप टैली करते हुए कि वहां पे पूरा एग्जांपल दिया था कि आप प्राइवेट मेंबर बिल कितनी बार पास में नहीं हुए हैं, तो उसकी पूरी एक हिस्ट्री हमने उस पर डिस्कस की थी, उसके साथ अपने आपको रैली कर सकते हैं। ठीक है, तो एनीवे कुछ एक चीजें अच्छा, ये क्वेश्चन बचा हुआ है। To ensure their impartiality, a retired Chief Justice of India or other judges of the Supreme Court are debarred from practicing in any। क्या दिया हुआ है? To ensure the impartiality, कि impartiality नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग इन एनी। कहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बाकी जो दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के? एनी कोर्ट अदर देन अपेक्स कोर्ट, एनी कोर्ट इन इंडिया, एनी कोर्ट अदर देन स्टेट हाई कोर्ट, या एनी क्रिमिनल कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवे मुझे लगता है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है या इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप एक बार गूगल जरूर करें, एक बार गूगल जरूर कर लें, जिससे कि क्लैरिटी और हो जाए। ठीक है, कि अब बात किसकी चल रही है। कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे को बात समझ में नहीं आई है कोई, ऐसा इस बात की संभावना हो सकती है। तो वो क्या करे, थोड़ा गूगल करके इसका टैली कर ले। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।